साथियों नमस्कार। मैं विनय कुमार। आज बड़ों का बचपन किताब का शीर्षक है और इस किताब के लेखक जो है संजीव ठाकुर जी हैं। इस किताब को एकलव्य प्रकाशन ने छापा है। इस किताब का जो चित्रांकन किया है वह दिलीप चिंचालकर ने किया है। आज हम बड़ों के बचपन इस श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। किताब का जो मुख्य बिंदु है, उन्होंने मुझे अपनी रसोई में बैठाकर खिलाया। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। मेरा परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था। रामेश्वरम के विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर हमारा पुश्तैनी घर था, जो 19वीं शताब्दी के बीच के वर्षों में बना था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, न ही वे बहुत धनी व्यक्ति थे, लेकिन वे बुद्धिमान और उदार थे। उनकी प्रतिष्ठा थी। मुझे याद है कि शाम को नमाज से लौटते वक्त बहुत से लोग उनसे पानी छुलाते थे और बीमार लोगों को खिलाते थे। कई लोग ठीक होने के बाद पिताजी को धन्यवाद देने घर भी आते थे। हमारे घर में कोई आडंबर नहीं था, हालांकि घर में आवश्यक सभी वस्तुएं रहती थी, लेकिन ऐशो आराम वाली वस्तुओं को जमा करने में पिताजी को रुचि नहीं थी। मेरी माँ आशी अम्मा भी अच्छे स्वभाव की थी। वे घर वालों को तो प्रेम से खिलाती ही थी, बाहर के लोगों को भी रोजाना खाना खिलाती थी। मैं अपनी माँ के साथ ही रसोई में खाया करता था। नीचे फर्श पर बैठकर केले के पत्ते में चावल और सांभर, घर में बना अचार, नारियल की ताजा चटनी। हम लोग जिस इलाके में रहते थे वहाँ मुसलमान ही अधिक थे, कुछ हिंदू परिवार भी थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पच्छी लक्ष्मण शास्त्री से मेरे पिता की गाढ़ी दोस्ती थी। ये दोनों अपने पारंपरिक वस्त्रों में होते और आध्यात्मिक बातों पर विचार विमर्श किया करते। थोड़ा बड़ा होने पर मैं भी पिताजी से धर्म आदि पर सवाल करने लगा था। पिताजी बहुत आसानी से मुझे गूढ़ बातें समझा दिया करते थे। पिताजी रोज सुबह जग जाते थे। 4 बजे नमाज पढ़ने के बाद वे नारियल के बाग में जाते थे। कुछ नारियल कंधे पर लाद कर घर लौटाते, तभी नाश्ता वगैरह करते। मैं 6 साल का था कि पिताजी ने नावों का व्यवसाय शुरू किया। एक ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर पिताजी यह काम करने लगे। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन समुद्री तूफान के कारण उनकी नावें बह गईं। उन्हें बहुत नुकसान हुआ। जलालुद्दीन से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, हालांकि वे मुझसे 15 साल बड़े थे। हम दोनों साथ घूमने जाते, रास्ते में आध्यात्मिक चर्चा करते। बीच में पड़ने वाले शिव मंदिर की परिक्रमा हम उतनी ही श्रद्धा से करते जितनी श्रद्धा से कोई तीर्थयात्री। समुद्र में नहा रहे श्रद्धालुओं को भी हम देखते। जलालुद्दीन को ईश्वर से विशेष जुड़ाव महसूस होता। मैं भी सोचता कि हमारी नमाज और मंदिर की प्रार्थनाएं एक ही जगह पहुंचाती हैं। जलालुद्दीन की पढ़ाई बहुत अधिक नहीं हुई थी, लेकिन वे बहुत जानकार थे। वे पूरे इलाके में अंग्रेजी लिख सकने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। वे मुझे पढ़ाई के प्रति उत्साहित करते, मुझे साहित्यिक, वैज्ञानिक और शिक्षित व्यक्तियों के बारे में बताते रहते, नई नई जानकारी देते रहते। मुझे याद है कि मैं जब 8 साल का था तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जलालुद्दीन मुझे विश्व युद्ध की खबरें बताते। मैं उन खबरों को अखबार में ढूंढने की कोशिश करता। मुझे अखबार की बातें
समझ में नहीं आती। मैं तस्वीरों को देखकर ही संतोष कर लेता था। आगे चलकर जलालुद्दीन से मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। हम दोनों और घनिष्ठ हो गए। जलालुद्दीन की ही तरह मेरे एक अंतरंग मित्र थे शमसुद्दीन। वे मेरे चचेरे भाई थे, अखबार के वितरक थे। रामेश्वरम में उन दिनों अखबार का कोई और वितरक नहीं था। रोज सुबह अखबार लेने रामेश्वरम स्टेशन पर पहुंचते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो रामेश्वरम में ट्रेनों का रुकना बंद हो गया। एक अखबार रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। अखबारों का बंडल जमा करने के लिए शमसुद्दीन को एक मददगार की जरूरत महसूस हुई। शमसुद्दीन ने इस काम के लिए मुझे रख लिया। वे मुझे कुछ पैसे भी देते थे। एक तरह से वह मेरी पहली नौकरी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पता नहीं क्यों इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। मैं इमली के बीज जमा करता और परचून की दुकान पर उन्हें बेचता था। इससे भी मुझे एक आना रोज मिल जाता था। अखबार के अलावा पुस्तकों से भी बचपन में ही मेरा जुड़ाव हो गया था। एक पूर्व क्रांतिकारी एस.टी.आर. मानिकम के निजी पुस्तकालय में ढेरों दुर्लभ पुस्तकें थी। मानिकम मुझे पढ़ने के लिए उत्साहित किया करते थे। मैं उनके यहाँ से किताबें लाकर पढ़ा करता था। बचपन में मेरे 3 दोस्त थे, रामचंद्र शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा ही था। अलग धर्म होने के बावजूद हमने आपस में कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। असल में बचपन से ही हमने सांप्रदायिक सद्भाव देखा था। हर एक साल सीताराम विवाह समारोह में श्री राम की मूर्ति को ले जाने वाली विशेष तरह की नाव हमारे परिवार द्वारा ही तैयार की जाती थी। मेरी माँ और दादी पैगंबर मोहम्मद साहब की कहानियाँ ही नहीं, रामायण की कहानियाँ भी हमें सुनाया करती थी। इस संबंध में स्कूल की एक घटना मुझे याद है। स्कूल में मैं हमेशा अगली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। एक बार स्कूल में एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। उन्हें एक मुसलमान लड़के का एक हिंदू लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पिछली बेंच पर बैठने भेज दिया। मुझे बहुत खराब लगा, रामानंद शास्त्री को भी खराब लगा। छुट्टी होने पर हमने अपने अपने घर में यह बात बताई। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने उन शिक्षकों को अपने घर बुलाकर कहा कि बच्चों के मन में इस तरह सांप्रदायिकता का जहर नहीं घोलना चाहिए। शास्त्री जी ने उन्हें माफी मांगने या स्कूल छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने माफी मांग ली। धीरे धीरे उनकी सोच में भी बदलाव आ गया। मेरे विज्ञान के शिक्षक सुब्रहंड अय्यर कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी रूढ़वादी थी, लेकिन सुब्रहंड अय्यर रूढ़वाद के खिलाफ काम करने लगे थे। वे मुझे बहुत मानते थे, मुझे उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में देखना चाहते थे। एक बार उन्होंने मुझे अपने घर आने पर बुलाया। उनकी पत्नी परेशान थी। उन्होंने मुझे अपनी रसोई के भीतर खिलाने से मना कर दिया। अय्यर साहब इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने खुद मुझे परोस कर खाना खिलाया। वे खुद भी मेरे साथ बैठकर खाने लगे। चलते हुए उन्होंने मुझे अगले सप्ताह फिर से आने को कहा। मैं हिचकिचा रहा था। उन्होंने समझाया, परेशान होने की बात नहीं है, व्यवस्था बदलने के लिए समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर खाने पर गया तो उनकी पत्नी में बदलाव आ गया था। उन्होंने मुझे अपनी रसोई में बैठाकर खुद खाना खिलाया।
आगे की पढ़ाई के लिए मुझे जिला मुख्यालय रामानाथपुरम जाना था। पिताजी ने अनुमति दे दी। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन मुझे स्वाल्टर्स हाई स्कूल में दाखिल करवा गए। मेरे रहने का भी बंदोबस्त कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। माँ की याद आती, घर की याद आती। कुछ दिनों में पिताजी के सपनों को साकार करने के ख्याल से अपने मन को स्थिर किया और मेहनत करने लगा। रामनाथपुरम के स्वाल्टर्स हाई स्कूल में एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, अय्यादुरै सोलोमन। वे छात्रों की प्रतिभा पहचानते थे, उसी के अनुरूप छात्रों को सिखाया करते थे। उन्होंने मुझे सिखाया था निष्ठा और विश्वास से तुम अपनी नियत बदल सकते हो। स्वाल्टर्स हाई स्कूल में एक बार एक शिक्षक ने मेरी पिटाई भी कर दी थी। वहाँ स्कूल की कक्षाएं अलग अलग समूहों में लग रही थी। गलती से मैं एक दूसरी कक्षा से होकर निकल गया। गणित के एक शिक्षक रामकृष्ण अय्यर को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने मुझे भरी कक्षा के सामने बेंच लगाए। कुछ महीनों बाद इम्तिहान में जब गणित में मेरे पूरे अंक आए, तब उन्होंने स्कूल की प्रार्थना के समक्ष सबको यह घटना सुनाई। उन्होंने यह भी कहा, मैं जिसकी बेंच से पिटाई करता हूँ वह महान व्यक्ति बन जाता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यह लड़का एक दिन अपने विद्यालय का गौरव बनेगा। स्वाल्टर्स हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मैं तिरुचिरापल्ली चला गया। तिरुचिरापल्ली से रामेश्वरम लौटने पर मैं कभी कभी बड़े भाई की परचून की दुकान पर थोड़ी बहुत मदद कर देता था। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता था कि सिगरेट और बीड़ी की बिक्री सबसे अधिक होती थी। गरीबों के पैसे को धुएं में उड़ता देख मैं बहुत दुखी होता था। तो साथियों, ये जो बचपन की कहानी थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की थी। यह कहानी हमने आप लोगों के समझ प्रस्तुत की। आशा करता हूँ इस कहानी को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस कहानी पर विचार मंथन करेंगे और बच्चों को तथा अपने समुदाय में जहाँ भी आप रहते हैं इस कहानी को सुनाएंगे। साथियों, धन्यवाद।